हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ए टू जेड सीरीज फॉर सेबी ग्रेड ए, जहाँ पे हम इंग्लिश के हर एक अल्फ़ाबेट से एक सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम का एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बी से बुक्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम सी से कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी लॉ का डिटेल में डिकोडेड सिलेबस क्या है, कंपनी लॉ का ओवरऑल वेटेज क्या रहता है फेज वन और फेज टू में अगर हम 2024 के पेपर को एनालाइज करें, और टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से कम। कंपनी लॉ को हम स्मार्टली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को करना चाहिए, फिर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली बाय एनालाइजिंग के क्या डेप्थ में हमें पढ़ना है, क्या सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जो जर्नली एस्पिरेंट्स कंपनी लॉ पढ़ते हुए करते हैं। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक। इफ यू आर न्यू टू सेबी एंड यू आर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सेबी, तो दिस गाइड बुक इज एन एक्सेलेंट सोल्यूशन। इसमें आपको सेबी से रिलेटेड सैलरी, प्रमोशन, हायरार्की, डिपार्टमेंट सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा डिटेल में, जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है, इतना डिटेल में हमने डिकोड किया है, और फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी विच इज रिकमेंडेड बाय अस। तो आप आज ही इसको डाउनलोड कीजिए एट जीरो कॉस्ट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनी लॉ के डिकोडेड सिलेबस पर। तो कंपनी लॉ का अगर नोटिफिकेशन में देखें तो ये सिलेबस दिया गया है जिसमें उन्होंने सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको दिए हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27। सो वैसे तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ में, बट आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, द वंस व्हिच आर देयर mentioned in your syllabus. Now, is there anything which has been asked outside the syllabus in the previous years? The answer is yes, but it is very random, only sometimes, not every time. तो अगर आपके पास और टाइम है, इफ यू हैव एम्पल टाइम, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, रिवाइज्ड एवरीथिंग, practiced a lot of MCQs, then you can do these two additional chapters: Basics of Companies Act Chapter 1, Chapter 9 is Accounts of Companies, should be taken on the least priority. इसको अभी बाकी सब कुछ छोड़कर पढ़ने मत बैठ जाना। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस ऑफ कंपनी लॉ। नाउ अब एक्सक्यूज मी, कंपनी लॉ का ओवरऑल वेटेज क्या रहता है फेज वन में अगर हम 2024 का पेपर एनालाइज करें, एंड फेज टू में, एंड टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, सो यू कैन कम टू नो दैट आर देयर एनी चैप्टर्स व्हिच कैन बी लेफ्ट और व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं तो फेज वन में मेरे 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चंस मेरे कंपनी लॉ पे थे, जिसमें से 9 क्वेश्चंस मेरे कंपनी लॉ पे आए थे। तो 50 डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8 पॉइंट समथिंग। तो 9 क्वेश्चंस मेरे कंपनी लॉ से आए थे, विच इज काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड वेटेज दैट कंपनी लॉ गॉट इन फेज वन इन 2024 की बात हो रही है। अब अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो 6 क्वेश्चंस यहां से आए थे हमारे, ठीक है, इन इन चैप्टर से, जहां से एनसीएलटी एनक्लैड से 2 आए थे, शेयर कैपिटल डिवेंचर से 2 आए थे, एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 2 आए थे। बाकी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनसे एक एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अब जाकर ये मत सोचिए कि एनसीएलटी या शेयर कैपिटल वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कहीं से एक आ रहा है, कहीं से 2 आ रहा है, एंड दैट्स अ कोइंसिडेंस कि यार इस साल यहाँ से 2 आ गए, शायद अगले अगले साल यहाँ से एक ही आएगा और यहाँ से 2 आ जाएंगे। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आई वुड से यू वुड हैव टू रीड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर फेज वन में, तो क्या इस साल नहीं पढ़ के जाओगे? क्या पता इस साल यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाएं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अदरवाइज। सो ये वेटेज था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वेटेज ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही है, कहीं से एक कहीं से 2, इतना फर्क तो रहेगा ही रहेगा। सो यू वुड हैव टू डू एवरीथिंग, दैट इज वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। और फेज टू में 19 क्वेश्चंस आए थे 2024 में। तो फेज टू में क्या होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। सो द एवरेज अगेन कम्स आउट टू बी 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे भी 19 क्वेश्चंस इज नॉट समथिंग विच इज स्क्यूड के यार बहुत ज्यादा आ गए, 17-18 आने थे, चलो एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया। और अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो
एक दो तीन ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन आ गए हैं, बट अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि अब 2025 में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से 4 ही क्वेश्चन आएंगे, क्या पता यहाँ से इस साल 2 आ जाएं और यहाँ से 4 आ जाएं। सो ये बैलेंस्ड है। आप ये देखिए, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से पूछ रहे हैं, एक आधे चैप्टर से थोड़े ज़्यादा पूछ लिए, बट एक दो सारे चैप्टर से पूछ रहे हैं। सो द ओवरऑल वेटेज ऑल्सो सीम्स टू बी बैलेंस्ड, एंड दी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इज आल्सो लाइक दैट कि यार हर चैप्टर्स में से पूछ रहे हैं, कहीं से ज़्यादा पूछ लिए, विच इज़ नॉट लाइक कि इस साल भी ज़्यादा आएंगे। तो आपको सारा पढ़कर जाना है। बैलेंस पेपर आ रहा है, कॉस्टिंग से ना कम आएंगे ना बहुत ज़्यादा आएंगे, एक बैलेंस सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ पे 17 आने चाहिए थे तो शायद 15 आ जाएंगे, शायद 18 आ जाएंगे, इतना ही डिफरेंस होगा। सो यू वुड हैव टू रीड एवरीथिंग, ठीक है। आप इसको याद रखना, सेलेक्टिव ज़्यादा होने की ट्राई मत करना। अब कंपनी लॉ को स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए सबसे पहले तो कंपनी लॉ में आपको एक चीज़ समझनी होगी कि चैप्टर 3 विच इज़ prospect and allotment of shares, and chapter 4 which is share capital and debenture, these are technical chapters. These are technical and tough chapters. There are a lot of terms of finance which will be used here. Chapter 7 is easy, declaration and payment of dividend, but this is related to first two chapters. तो ये आप जब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ोगे तभी चैप्टर 7 भी पढ़ना पड़ेगा, बट ये तीन चैप्टर्स आप शुरू में मत पढ़ना। You start with chapter 10 which is audit and auditors, then 11, ठीक है, which is about appointment and qualification of directors, then chapter 12 which is about meeting of board of directors, and then chapter 27 which is about NCLT and NCLAT. So this should be the first chapter you do, this should be the second chapter you do, this should be the third chapter you do, this should be the fourth chapter you do. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स से पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। देन यू गो हेयर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। इससे क्या होगा कि इफ़ यू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ना, आप उसमें घूम जाओगे, आपको लगेगा कंपनी लॉ बहुत मुश्किल है और आप गिव अप कर सकते हो। स्टार्ट विद चैप्टर 10 एज योर फर्स्ट चैप्टर, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कंपनी लॉ मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये सीक्वेंस ही फॉलो करना, दिस इज माई एडवाइस टू यू। अब कंपनी लॉ में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? क्वेश्चंस ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आते हैं। एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आएंगे, जहां पे वो नंबर ऑफ डेज, ईयर्स, पेनल्टी अमाउंट्स पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आंसर क्या है? नंबर ऑफ डेज याद होने चाहिए। Within how many days a person can appeal against the order of NCLT to National Company Law Appellate Tribunal? आंसर क्या है? नंबर ऑफ डेज याद होने चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013? ईयर्स पता होने चाहिए। लास्ट ईयर फेज 1 में 5 to 7 क्वेश्चंस, ये पे 7 नहीं 9 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से अराउंड 5 फैक्चुअल थे। और फेज 2 में 19 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 9 फैक्चुअल थे। सो अराउंड अबाउट 50% क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही फैक्चुअल हैं, मतलब इन नंबर्स पे बेस्ड हैं। दी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस और ऑल्सो नॉट कॉन्सेप्चुअल, वो भी फैक्ट बेस्ड हैं बट थोड़े अलग हैं। जैसे एनसीएलटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, अब ये भी है तो डायरेक्ट ही, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट चलो हम इसको फैक्ट बेस्ड नहीं मानते हैं कि यार इसमें कोई नंबर नहीं है, बट है ये भी डायरेक्ट। तो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस वुड आइदर बी डायरेक्ट और वुड बी फैक्चुअल। या फिर वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या होती है। जनरली हमें पता है प्राइवेट कंपनी लाइक विच इज नॉट लिस्टेड, हम बोल देते हैं, बट टेक्निकली क्या डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स पूछ लेते हैं, विच इज अगेन फैक्चुअल, कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन सेबी को पावर देता है टू इशू कैपिटल एंड डू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द आंसर इज सेक्शन नंबर 24। Normally they ask those section numbers which give SEBI or any other entity the power to do something big, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं किसी एंटिटी को, वो सेक्शन नंबर्स आपको पूछ लेते हैं। या कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज दिया गया है, वो सेक्शन नंबर्स आपको पूछ लेते हैं। सारे सेक्शन नंबर्स आप नहीं याद रख पाओगे। या फिर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड तो नहीं बोलूँगा, कुछ
मतलब एक होता है कि यार एक हायरार्की में इसको कौन अप्रूव करेगा, इसको कौन रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे एन ऑडिटर ऑफ कंपनी कैन बी रिमूव्ड बाय विच अथॉरिटी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे बहुत आसान होगा कि अच्छा जी ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, ट्रिब्यूनल। आपने पढ़ लिया, आपको लगा कि ये तो आसान ही है, कुछ समझना तो है नहीं। बट जब आप ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस पढ़ लो कि ऑडिटर को ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकता है, मेंबर को सपोज करो शेयर होल्डर रिमूव कर सकता है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स, दीज आर नॉट द एक्चुअल थिंग्स। सो व्हेन यू विल रीड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस इन द एग्जाम, यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि यार ऑडिटर के केस में ट्रिब्यूनल था या शेयर होल्डर था या सेंट्रल गवर्नमेंट था। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके यू वुड हैव टू डिफरेंशिएट के ऑडिटर के केस में ट्रिब्यूनल है, मेंबर के केस में शेयर होल्डर है, सीएस के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन वॉट एवर वे यू क्रैम इट, रिमेंबर इट, यू वुड हैव टू डू इट। कंफ्यूजन एंड में नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से करने हैं, ये सारे सिनेरियोज आपको याद रखने हैं, डिफरेंशिएट करने हैं, क्रैम करने हैं। अब सोर्स क्या फॉलो कर सकते हो आप कंपनी लॉ पढ़ने के लिए? मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैं तो यार बेयर एक्ट ही रिकमेंड करूंगा। आप कंपनी एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए की वेबसाइट पे जाकर ना, वहाँ पे आपको अंडर रूल्स एंड एक्ट्स कंपनी एक्ट मिल जाएगा। उसको आप इस तरह से इंडेक्स में देख सकते हैं, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है उस पर क्लिक करो और वो आपको अंदर ले जाएगा, उसमें सारे सेक्शंस आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, मुश्किल लगेगा शुरू में, परसू इट फॉर सम डेज एंड देन शायद थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट दिस इज द बेस्ट सोर्स इन माय ओपिनियन। बुक्स वगैरह बहुत हैं, उनमें काफ़ी क्लॉजेस खा जाते हैं, अपडेटेड नहीं होती हैं, सो आई विल नॉट रिकमेंड दैट, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स जो मैं हर साल देखता हूँ लोग करते हैं, अब करते तो वो शायद इसलिए हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है या उतना एफर्ट मारने का टाइम नहीं होता है या मन नहीं होता है, बट ये गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स को रिवाइज नहीं करते हैं। आपको बकायदा लिखना है, उनको रिवाइज करना है। काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं बट एमसीक्यूज नहीं करते। एमसीक्यूज करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे, फैक्ट्स आपके रिवाइज होंगे। और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन आ जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है एक तरह से एमसीक्यूज को बेस्ट तरीके से करने की। और काफ़ी लोग शॉर्ट समरीज पढ़ते हैं, समरी उसकी कंपनीज एक्ट की के 15 पेज में सारा पढ़ लो, बस ये सेक्शन नंबर याद कर लो, ये फैक्ट्स याद कर लो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। अगर तो सीट 500 होती ना, दिस वुड हैव वर्कड। सीट कितनी है यार, टॉप 70 80 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, उसमें भी फिर रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है। तो ये शॉर्ट जो अप्रोच है, जो थिंकिंग है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। इससे आपको बिल्कुल भी दूर भागना चाहिए, बिल्कुल भी इसके पास नहीं आना चाहिए। आपको ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एक अच्छे से प्रिपेयर करो, भले ही टाइम लग जाए, और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चलो। अगर अच्छे से तैयारी करनी है, 2 महीने में होगा या नहीं, बट क्या अगले साल भी होने का चांस है? वो तभी होगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। अगर सिर्फ ऐसे ऊपर से बस फेर लिया और अब एक होप है कि शायद भगवान करा दे, वो नहीं होगा। सबकी होप है भगवान पे, भगवान किस किस का कराएगा, ठीक है। और अगर आप कोई असिस्टेड कोचिंग ढूंढ रहे हैं सेबी के लिए, देन वी हैव अ क्रैश कोर्स, ठीक है। ये हमारा क्रैश कोर्स है विच इज़ रनिंग राइट नाउ। इसमें सुबह शाम हर रोज़ एक 2 क्लास होती है, एक सुबह एक शाम। टोटल 110 लाइव क्लासेस हैं। क्लासेस अक्टूबर एंड में शुरू हुई थी, तो अभी काफ़ी क्लासेस निकल चुकी हैं, बट काफ़ी क्लासेस अभी पड़ी हैं। जो क्लासेस निकल चुकी हैं आप उसकी अभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन कॉल आवर नंबर्स टू इंक्वायर मोर अबाउट दिस। बाकी जो लोग लंबा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स है, जिसमें हमने पूरा पूरा आपको फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू पढ़ाया सेबी के लिए, और फेज़ 2 और इंटरव्यू पढ़ाया है अगेन सेबी के लिए इन दिस सिल्वर कोर्स। इसमें आपको फेज़ 1 का पेपर 1 नहीं मिलेगा, पेपर 2 आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएगा, बिकॉज वो फेज़ 2 पेपर 2 से ओवरलैप करता है, ठीक है। चलो सर, टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।